अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता कई सालों से जहां पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का इत्तेहादी बनकर मगरबी दुनिया को ये बताया कि पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी नहीं चाहता, वहीं पाकिस्तान को कुछ ऐसे दहशतगर्द ग्रुप से कई सालों तक नुकसान पहुंचता रहा जो पाक अफगान बॉर्डर से ऐसी कार्रवाइयाँ करते रहे। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब हमारी मसाजिद में धमाके किए गए, हमारे स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया गया, ख़वातीन के बाजार नहीं छोड़े, ना ही सरकारी इदारों के दफातर। इस जंग को लड़ने के लिए पाक फ़ौज और मुल्क के सारे हसास इदारों ने दिन रात एक किया। लगभग 70,000 बेगुनाह जाने गई और बड़ी ही जद्दोजहद के बाद पाकिस्तानी इदारों ने इस दहशतगर्दी को शिकस्त दी। लेकिन हमेशा हसास इदारे ये रिपोर्ट्स देते रहे हैं कि दहशतगर्दी के नेटवर्क को तो ख़त्म कर दिया है, लेकिन इनके स्लीपर सेल्स अभी भी मौजूद हैं, जिनकी सूरत में बहरहाल ख़तरा तो मौजूद है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान में कमोबेश 65 ग्रुप्स ऐसे थे जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते रहे। चूँकि इनकी आमाजगाहें अफगान इलाकों नूरिस्तान, पख्तिया और कुन्नड़ जैसी जगहों पर हैं और अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मज़ीद वहाँ रहना मुश्किल हो सकता था। अब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रही है और उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि बहुत जल्द अमन मुआहिदा हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस मुआहिदे के तहत हुकूमत TTP के तमाम गिरफ्तार अफराद को रिहा करेगी और बाकी लोगों के लिए भी आम मुआफ़ी का ऐलान हो सकता है। TTP से मुलाकातें पहले कबायली इलाके खोस्त में हुई और उसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने जिम्मेदारी ली और काबुल में पिछले 2 महीनों से हुकूमत पाकिस्तान और TTP के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो कि अब कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इन्हीं मुज़ाकरात के नतीजे में तहरीक तालिबान के बहुत से रहनुमाओं को रिहा किए जाने की तवक्को है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इन मुज़ाकरात की तस्दीक करते हुए कहा है कि मुज़ाकरात में मुतासरा ख़ानदानों को कतई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें एतमाद में लिया जाएगा। ज़रा सुनिए क्या कहा उन्होंने। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 1 अक्टूबर 2021 को अपने इंटरव्यू में तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का तज़किरा किया था। इन मुज़ाकरात की शुरुआत हो चुकी है। जो मुज़ाकरात तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हो रहे हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत होंगे। इन मुज़ाकरात में जो इन इलाकों के अफराद हैं उनको भी एतमाद में लिया जा रहा है। मुज़ाकरात की पेशरफ्त को सामने रखते हुए फायरबंदी में तोसी होती जाएगी। नाज़रीन, दहशतगर्दी के मुतासरा ख़ानदान कोई 1, 2 या 10-20 नहीं है। तकरीबन 70,000 कुर्बानियाँ देकर इस दहशतगर्दी की जंग को जीता था। अब हुकूमत क्या सबको एतमाद में लेगी या कोई एक पॉलिसी के तहत ये मुज़ाकरात हो रहे हैं? याद रहे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान अगरचे दोनों ही अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करते रहे हैं, लेकिन अपने नज़रियात, अहदाफ, अस्करी हिकमत अमली और पुश्त पनाही को लेकर बिल्कुल दुश्मन रही हैं। इसी मौजू पर मुझे बात करनी है। दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, TTP जिसने हमारे बच्चों को शहीद किया, जिसने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए, जिसने यहाँ ख़वातीन के बाज़ारों पर हमले किए, ख़वातीन पर हमले किए, ऐसे लोगों से आज मुज़ाकरात हो रहे हैं जिन ख़ानदानों ने भुगता है, क्या उनको एतमाद में लिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बज़ाहिर तो उनको एतमाद में नहीं लिया गया, इसलिए कि हमने देखा जैसे ये बातचीत शुरू हुई और प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका जब जिक्र किया तो उसके बाद खास तौर पे APS पेशावर के जो फैक्ट्रीज थे, बच्चों के वालिदैन वगैरह, उनको हमने देखा कि वो सड़कों पे थे, बैनर उठाए हुए, प्लेकार्ड्स उठाए हुए और वो एहतजाज कर रहे थे। और उनका हमेशा ये एहतजाज रहा है जब भी कभी कोई इस तरह की बात आई है जिससे लगे कि आपको नरम गोशा रखते हैं या उनके साथ कोई मफाहमत करने की कोशिश कर रहे हैं TTP के साथ, तो ये लोग हमेशा एतराज करते रहे और इनका एतराज है भी जायज, क्योंकि और उनका भी और किसी का भी हो, हर शख्स जो है वो आपसे इंसाफ मांगेगा। बिल्कुल, वो ये कहेगा कि मुझे मेरा प्यारा वापस नहीं ला के दे सकते तो कम से कम इंसाफ तो दो ना। तो वो हुकूमत का फर्ज है अव्वलीन के वो इंसाफ उनको दिलाए। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे क्या है कि इंसाफ ही, हमारा जो इंसाफ का सिस्टम है वो ही कोलैप्स किया हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए कि एक वक्त पे हमने जरूरत महसूस की कि हमारा नॉर्मल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम काम नहीं कर रहा, लिहाजा हमें मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो
बनाने चाहिए। तो मिलिट्री बनाए, लेकिन आपको याद होगा कि उसमें भी बार पार्लियामेंटेरियन जो है वो आंसू बहा रहे थे कि जी मिलिट्री कोर्ट्स, क्योंकि जैसे जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो जरूरी नहीं थे उनके ख्याल में, यानी उनके ख्याल में जिनको इंसाफ मिलना चाहिए उनकी हैसियत ही कोई नहीं है, तो वो मिलिट्री कोर्ट्स आगे ना बढ़ सके, उनकी मुद्दत खत्म हो गई। जब वो मिलिट्री कोर्ट्स काम भी कर रहे थे तो उसमें अपील जो थी वो सिविल कोर्ट्स में जानी थी। हुकूमत का मसला ये है कि क्या हुकूमत बाकी मुल्क में जो लोग जिनका नुकसान नहीं हुआ, क्या उनके अमन नहीं चाहिए? लेकिन एक और मसला है ना जनरल साहब, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लगभग कमोबेश 65 ग्रुप हैं। आपने किन ग्रुप्स के साथ बात करनी है? फिर हम ये भी जानते हैं कि इन ग्रुप्स को फंडिंग एनडीएस रॉ की तरफ से होती रही है। आधे ग्रुप से आप बात कर लेंगे, आधे ग्रुप्स को फिर रॉ और एनडीएस से फंडिंग मिलती रहेगी और वो बॉर्डर क्रॉस करके आपके यहाँ आके कार्रवाइयाँ करते रहेंगे, तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे मुज़ाकरात का? दहशतगर्दी तो अपनी जगह पर मौजूद रहेगी। पिछले कुछ अरसे से हमने देखा है कि फिर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए, फिर हमलों की एक लहर हम लोगों ने देखी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने बहुत से हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की। तो सर क्या फायदा फिर ऐसे मुज़ाकरात का? देखिए ना, ये चीजें सारी अभी इसमें स्टडी करने वाली हैं, देखने वाली हैं। मुज़ाकरात हों तो पता लगे कि क्या गारंटीज क्या हैं। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत सारे मसले हैं, लेकिन ये भी है कि कल को फिर अगर कोई इसे अल्लाह ना करे कोई एपीएस टाइप वाकया हो जाता है तो उसके पेरेंट्स आपको कहेंगे कि जनाब एक अमन का मसला चल रहा था, हो सकती थी बात, आपने क्यों नहीं की। तो अच्छा दोनों तरफ है। अब दूसरी चीज जो आप बात करें वो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये लोग जो हैं इनके ताल्लुकात एनडीएस और रॉ से थे और उनकी फंडिंग के जरिए ये जिंदा रहे। फंडिंग ना होती तो ये बर्बाद हो जाते, खत्म हो जाते। तो आके पाकिस्तान अगर आ भी जाए, माफी हो भी जाए, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये दोबारा उनसे राब्ते नहीं करेंगे। वो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, और मेरा नहीं ख्याल अगर कोई गारंटी दे भी तो वो वैलिड होगी। दूसरी चीज ये है कि ये भी हो सकता है कि ये आपसे धोखा करें और एक माफी लेके आके बैठ के तो यहाँ अपने आप को दोबारा मुनज़्ज़म करना शुरू कर दें। बिल्कुल। अपने साथ और भी लोग मिलाएं जो पहले नहीं मिले हुए थे, उनको भी कायल करें और इनकी तादाद बढ़ती जाए। इनका भी कोई आप गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन वही बात है कि इन सब चीजों का कुछ पता चलेगा जब आप कंडीशंस वगैरह स्टडी करेंगे, देखेंगे। अब अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि अफगान तालिबान ने आपसे कहा था कि हमने भी अपने लोगों को माफी दी है, आप भी इनसे बात करके देखें और माफी देने का अगर कुछ हो सकता है। पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन अफगान तालिबान ने यह भी कहा है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर हम इनको यहाँ से कुछ नहीं करने देंगे। अगर इन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो हम इनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन करेंगे। इनके खिलाफ कर लेंगे। दाइश, वो तो खुद दाइश के हमलों का शिकार है जनरल साहब, वो भी मसला है। देखिए दाइश का जहां ताल्लुक है, एक चीज हमें समझनी चाहिए कि इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ बहुत बड़ी एक साजिश हो चुकी है, और वो ये है कि कुव्वतों ने दाइश को प्रॉप अप करना शुरू किया। उसमें चेचनिया के लोग भी शामिल कर दिए हैं, उसमें ये दागिस्तान के लोग शामिल हैं, ईरानी बलूचिस्तान के लोग शामिल हैं, कुछ अरब भी आ गए। ये पहले से प्लान था कि अगर अमेरिका वहां पे कब्जा अपना नहीं जमा सका अशरफ गनी की हुकूमत के जरिए, तो फिर वो इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए काम करेंगे। अब वो दाइश को बाकायदा एक फौज के तौर पे बना के तालिबान के खिलाफ इंसर्जेंसी कराएंगे, ताकि तालिबान एक तरफ खवातीन के मुजाहरे शुरू हो जाएंगे अपने हुकूक, दूसरी तरफ दाइश लड़ना शुरू कर देगी। और जो हो रहा है, आपने देखा कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े हमले किए हैं। तो वो पहले तो दाइश छोटी सी खुरासान ग्रुप था जो सिर्फ पाकिस्तान में करता था ये तबाही, अब अफगानिस्तान में उनको ऑर्गेनाइज कर दिए। और ये इंडिया भी और सीआईए वगैरह पैसा लगाएंगे, तालिबान को वो टिकने नहीं देंगे। और ये चीज जो है इंस्टेबिलिटी हमारे मुज़ाकरात का इंटरनेशनली आपको लगता है कोई नेगेटिव रिएक्शन आएगा? नहीं, आना नहीं चाहिए। देखें अमेरिका ने भी तो आखिर मुज़ाकरात तालिबान के साथ करके आज उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन मुज़ाकरात और सारा एग्रीमेंट उनसे दस्तखत करके गए हैं। किस अथॉरिटी पे या किस गारंटी पे आप दस्तखत करके गए हैं? हुक्मरान तो उनको नहीं रहे आप। लेकिन वो यही है, आज भी यूनाइटेड नेशन की लिस्ट के ऊपर अफगान तालिबान जो है वो आज भी टेररिस्ट है वहां। अमेरिका ने वादा किया कि उनको टेररिस्ट लिस्ट से निकलवाएंगे, नहीं निकलवाया, लेकिन दहशतगर्दों के साथ मुआहदा करके चले गए। तो भी अब इस चीज को, वैसे जो चीज है मैं समझता हूँ कि अमन की बात करना बुरा नहीं, लेकिन उसकी गारंटीज बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए और
रिट रहनी चाहिए और हमें ये भी साथ रखना चाहिए कि जिन्होंने वाकई बड़े घिनौने जुर्म किए हैं उनकी माफी न करें, उनकी माफी देने से आपकी रिट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। दिफाई जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में MQM की तरफ आज ये मुतालबा किया गया कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बहाल हो सकती है तो MQM का क्या कसूर है। उन्होंने ये कहा कि पुलिस वालों को शहीद करने से ताली बजाने की दहशतगर्दी बड़ी नहीं है। दफ्तर खोलने का मुतालबा करते रहे मगर हमें इजाज़त नहीं दी गई। ये मुतालबा आज किया MQM पाकिस्तान की तरफ से। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका। ख्वाजा साहब, ये कोई पहली बार मुतालबा आप लोगों की तरफ से नहीं आया है, माजी की हुकूमत से भी आप लोगों ने ये मुतालबा किया, आज भी आप लोग ये मुतालबा कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा, TTP से कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैं बस यही आपसे गुजारिश करना चाह रहा था। मुझे नहीं पता कि आज कौमी सलामती में क्या गुफ्तगू हुई और मीडिया के किन जराए ने उस गुफ्तगू को इस तरह से हमारे सामने पेश किया, उसमें क्या कितना वसूख है। लेकिन जो राब्ता कमेटी का इजलास हुआ था कल इतवार के दिन, उसमें ये बात जरूर जेर गौर आई थी कि MQM 2016-22 अगस्त के बाद एक अदम तशद्दुद और अदम तसादुम की पॉलिसी में बड़ी कामयाबी से 4 साल न सिर्फ साबित कदम रही बल्कि उसने अपने कौल और फेल से यह साबित कर दिया कि हम न सिर्फ पाकिस्तान का इस्तेकाम चाहते हैं बल्कि जमहूरियत का भी इस्तेकाम चाहते हैं। और इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ न सिर्फ खड़े हुए बल्कि हर मुश्किल वक्त में उनका साथ भी दिया। ये कतई कंपैरिजन MQM का नहीं है। MQM कोई कलदम जमात नहीं है। MQM में मकबूल करा। लेकिन आज यही बात हुई कि अगर TLP को बहाल किया जा सकता है तो MQM को क्यों नहीं किया जा सकता, उसके दफातर क्यों नहीं खोले जा सकते? मैं दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि ज्वाइंट सेशन, बहरहाल एक ऑफ द कैमरा सेशन होता है, मैंने वो नहीं सुना। लेकिन MQM का कतई कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अगर एप्पल तो एप्पल आप हाइपोथेटिकली कंपेयर कर भी लें, तो मैं ये तो कहने में हक बजाने दूं कि जो जमात 4 साल अपने आप को साबित कर चुकी हो, हुकूमत का साथ दे चुकी हो, क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर, चाहे बजट हो, चाहे चेयरमैन सेनेट हो, खारजा पॉलिसी हो, उस पर हमने हुकूमत का साथ दिया हो, तो इस इत्तेहादी को वो फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने चाहिए जिसकी कहने की जरूरत ही नहीं है। और ये बावजूद इसकी मैं कहूँगा कि हाँ, हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट मयसर है, लेकिन ये जरूर सवालिया निशान हमारे कारकुनान। लेकिन मैं यही पूछ रही हूँ, ये क्या आज को मुतालबा ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी आप लोगों ने नून लीग की हुकूमत से भी मुतालबात किए और PTI का जब से आप लोग हिस्सा बने हैं, जब से इनके इत्तेहादी बने हैं, आप लोगों ने बारहा ये मुतालबा किया है। तो क्या वजह है कि नून लीग के दौर में भी आपका ये मुतालबा नहीं माना गया और इन 3 सालों में भी नहीं माना गया? मेरा ख्याल है आपने अपने सवाल में खुद एक सवाल खड़ा कर दिया और इसकी सिर्फ एक छोटी सी बात यह है कि अगर PMLN के मुकदमात जिसे स्ट्रोक ऑफ पेन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत में खत्म हो सकते हैं, जिसमें साबिक स्पीकर के ऊपर मौजूद वतन गद्दारी की FIR थी, या अभी ये जो एक रिसेंट हमारे सामने एक मुआहदा आया है कि कल जमात को अपने स्पेस दिया कौमी धारे में, MQM के रहनुमाओं पे FIR क्यों है, ये सवाल तो बनता है। ये तो एक आम सा सवाल है, फिक्री सवाल है। लेकिन ये आम बात नहीं है कि जिनकी बातें आप कर रहे हैं किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे नहीं लगाए। आपको भी पता था उस वक्त क्या माहौल बना था, क्या वजूहात थी, किन वजूहात के बिना पर ये सारे एक्शंस लिए गए थे। देखिए, बात ये सवाल अब नहीं, इसकी कोई वक़्त होती जबकि आप 4 साल इत्तेहादी रहे हों। आप जाहिर अपने रियासतों को क्या हमने अपनी पॉलिसियों से ख्याल किया, हमने इमरान खान की जमात को भी अपने साथ इत्तेहादी
साबित कदम रहे, एक अच्छे इत्तेहादी की हैसियत साबित कदम रहे। तब ये सवाल की चुकत नहीं रहती। 22 अगस्त 2016 में और 21 में का फर्क गुजर चुका और इस दौरान हमने कॉल ऑफ फेल से साबित किया, यही तो कहना चाह रहा हूँ मैं। और फिर दूसरी बात ये, हमें तो ये बात कहनी चाहिए, हमें तो ये बात कहनी भी नहीं चाहिए। हम तो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हमारे ये मुतालबात तो खुद इमरान खान साहब महसूस कर लेने चाहिए। और इसके साथ साथ जहाँ तक महंगाई है, इन्फ्लेशन है, हम तमाम तर इश्यूज के ऊपर बावजूद इसके परेशानी के साथ हुकूमत को एक अच्छी तजावीज हैं, पार्लियामान में भी सपोर्ट कर रहे हैं और अपोजिशन का भी हम फेस कर रहे हैं। आज वसीम अख्तर साहब 92 न्यूज़ के प्रोग्राम में थे, इरशाद आरिफ साहब के साथ, वो कह रहे थे कि अगर हमारे मुतालबात इस तरह नहीं मानेंगे तो हम आइंदा का लाहेअमल राब्ता कमेटी तय करेगी कि हमने इत्तेहाद में रहना है, नहीं रहना, हमने कैबिनेट का हिस्सा रहना है, नहीं रहना। देखिए, सियासत में ऑप्शंस तो हमेशा हैं, लेकिन जहाँ तक ये वाली बात भी है, राब्ता कमेटी में कल ये बात भी जेर गौर आई थी, लेकिन हमें ये भी देखना है कि अगर हम इस हुकूमत का ये सोचते भी हैं तो क्या हम पीटीआई और पीपल्स पार्टी को नतीजा समझते? ये तो ऑप्शन किसी सूरत नहीं है कि हम दोबारा पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी को आजमाएं। यकीनन हमारे पास बहुत महदूद ऑप्शन है और हमारा सबसे बेहतर ऑप्शन यही होगा कि हम इस हुकूमत को कोशिश करें कि गरीब मुतवस्सित। और अगर मुस्तकबिल में इन दोनों पार्टियों में से कोई पार्टी इक़्तिदार में आती है तो बिल्कुल नो लिफ्ट का बोर्ड है, कोई इत्तेहाद नहीं होगा इन दोनों पार्टियों के साथ, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, बेशक इसके कि आप लोग माजी में इन दोनों पार्टियों के इत्तेहादी रह चुके हैं। देखिए, हमारा उसूली मौक़िफ़ है। अभी जरदारी साहब ने हमें 2 साल पहले 2 वज़ारतों की ऑफर की थी, बिलावल साहब ने हमें ऑफर की थी, हमने हमसे वाज़ेह तौर पे कहा था कि हमें वज़ारतें नहीं, हमें निज़ाम दे दो। आज पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर एक मजबूत मकामी हुकूमत का निज़ाम दे दे, हम साथ में रहते हुए पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर देंगे। आज पीपल्स पार्टी मकामी तौर पे नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ दे दे और अर्बन सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात की कसम खा ले, हम पीपल्स पार्टी का साथ दे देंगे। लेकिन हमें ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए कि वज़ारतें ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो। हम वज़ारतों के ख्वाहिशमंद नहीं, हम एक निज़ाम के ख्वाहिशमंद जरूर हैं जिसकी हमें तवक्को हर उस जमात से जो पाकिस्तान में बरसरी इख्तिदार आती है। सही। 2023 के इंतखाबात में जब आप लोगों ने वोट लेने जाना है, अवाम आपसे कहेंगे कि आप तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी रहे हैं, आप लोगों ने कराची के लिए क्या किया है, कराची के अवाम को क्या दिया है, आपकी इत्तेहादी जमात हुक्मरान जमात ने किया क्या है कराची के लोगों के लिए, तो क्या जवाब होगा आप लोगों के पास? हमारे पास सूबा सिंध के अंदर तो पीपल्स पार्टी ही सबसे बड़ा जवाब है लोगों के आगे। जहाँ पीटीआई के दौर के अंदर जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो एक जिक्र अपनी जगह है, तो माजी के 40 सालों में हर 5 साल को उठाने हर हुकूमत ने आकर पिछले पेट्रोल से ज्यादा ही रेट बढ़ाए, किसी हुकूमत ने 1 रुपया भी कम नहीं किया आज तक। और पीपल्स पार्टी तो हमारे शहरी इलाकों के लिए खुद आवाम के सामने एक मुकम्मल खुली किताब है। और अभी रिसेंटली जो कैंट के इंतखाबात थे उसमें आप ये देख लें कि हम दूसरी बड़ी मकबूल जमात कराची से और हैदराबाद से पहली जमात बनकर उभरे हैं, इसी सूरत हाल में, इसी इत्तेहाद में और इसी तमाम मुश्किलात में। सही। बहुत बहुत शुक्रिया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल से साथ हैं। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। डस्का इलेक्शन में होने वाली धांधली पर इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट ने पीटीआई हुकूमत के साफ शफाफ इंतखाबात के बयानिए को यकसर मुस्तरद कर दिया है। जॉइंट इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल की तैयार करदा 133 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन के दिन इंतखाबी एहलकार, पुलिस और मकामी इंतज़ामिया अपने नाजायज़ आकाओं के हाथों की कठपुतली बने रहे। रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि ऐसे लगता था कि एक मुस्तकिल ऑब्जर्वेटरी फोर्स
पर प्रिजाइडिंग अफसरान को चला रही थी या उन्हें लालच दे रही थी, जिस वजह से ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं इंतखाबात के दौरान अपने फ़राइज़ की अंजामदेही में नाकाम नजर आए। रिपोर्ट में 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का भी जिक्र किया गया जिन्हें ज़बरदस्ती किसी नामालूम मकाम पर ले जाया गया था, जबकि तहकीकात में इन अफसरान के बयानात में भी तजाद देखने को मिला कि उन्हें नामालूम मकाम पर लेकर आखिर कौन गया। रिपोर्ट में जहां सरकारी अफसरान के किरदार पर सवालात उठाए गए, वहीं पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की साबिक मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान की तरफ भी ये इशारा किया गया कि किस तरह उन्होंने अपने ज़ेर सदारत इजलास में उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को वोटिंग के अमल को सुस्त करने की हिदायत की। PTI हुकूमत जहां साफ शफाफ इंतखाबात के नारे बुलंद करती थकती नहीं थी, वहीं डस्का इलेक्शन के हवाले से मंजर आम पर आने वाली जो तहकीकाती कमेटी है, इसने हुकूमत का पोल खोल दिया है कि कैसे मुनज़्ज़म धांधली की गई। अब रिपोर्ट आने के बाद नून लीग वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्तीफ़ा देने और नए शफाफ इंतखाबात कराने का तकाजा कर रही है, जबकि दूसरी तरफ PDM ने भी हुकूमत के खिलाफ कमर कस ली है। PDM ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए आइंदा माह इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का इंदिया भी दिया है। अब एक तरफ महंगाई है कि रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में हम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है, बेरोज़गारी का जिन भी मुंह खोले खड़ा है और लोगों को रोज़गार मिलना मुश्किल होता जा रहा है, जबकि रही सही जो कसर है ये बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतों के बढ़ने के साथ साथ डॉलर की कीमत में इजाफा भी पूरी कर रहा है कि इससे महंगाई का एक से बढ़कर एक नया तूफ़ान आ रहा है। सवाल ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नून लीग हुकूमत के खिलाफ 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया था और आज डस्का इलेक्शन का हल्का भी PTI हुकूमत के खिलाफ खुल चुका है और इसकी रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ चुकी है। डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट के नतीजे में क्या PDM इमरान खान हुकूमत को गिराने में कामयाब हो पाएगी? नाज़रीन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, हुकूमत तो इस रिपोर्ट को ये कह के जो है ना वो इसको तरदीद करती रही और कहती रही कि इस पे तो साइन ही नहीं है, साइन के बगैर है ये रिपोर्ट। फिर आपने भी एक प्रोग्राम में कहा, फिर रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ गई। लगता है हुकूमत हकीकत को फेस नहीं करना चाहती है। कितनी डैमेजिंग है ये रिपोर्ट जो डस्का इलेक्शन के हवाले से सामने आई है? असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आज दोपहर 2 बजे अपने इजलास के बाद ये रिपोर्ट बाकायदा वाज़ेह तौर पर जारी कर दी है और वही रिपोर्ट है जो चंद रोज पहले अखबारात में आ चुकी थी। उसी वही मतन है, वही मंदराजात हैं। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी की है, ये पंजाब हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट कर दी इन्होंने और पंजाब हुकूमत के जो अफीसरान थे, पुलिस के अफीसरान या महकमा तालीम और इसके बाद सेक्रेटरीट ग्रुप के लोग जिन्होंने इस बाकायदा गड़बड़ करने में, धांधली करने में बाकायदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर दबाव डाला, हरासमेंट की, उनको खौफजदा किया गया। फिर बाकायदा सवाल उठाया गया कि वज़ीर आला के AC डिप्टी सेक्रेटरी AC हाउस में क्या कर रहे थे? ये बाकायदा सवाल है। बस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने डिप्टी सेक्रेटरी जो है जो गए हैं चीफ मिनिस्टर साहब के, उनको बाकायदा जवाब तलबी भी करनी है और उन्हें वजीर आला से पूछना है कि आपका डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो मसरूर क्या करने गया था। तो ये बड़े मामले, बड़े सीरियस किस्म के मामले आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि जो हमारा इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 167 है वो बहुत वाज़ेह है कि जो भी पोलिंग स्टेशन में खौफ और रास पैदा करे, पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करे, प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को जो है वो दबाव में डाले, तरगीब दे, लालच दे या मॉनेटरी फाइनेंशियल और पुलिस एहलकारों का जबरदस्ती 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को लेके जाना, फिर उनके बयानात में तजाद आना, तो देखा जाए तो ये सारी मशीनरी किसके मातहत है? कौन चला रहा है आपकी पुलिस को, आपकी ब्यूरोक्रेसी को? तो सर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है पंजाब हुकूमत पर बहुत बड़ा चार्जशीट कर दिया ना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत को चार्जशीट कर दिया कि आप इंतखाबात में धांधली के मुर्तकब पाए गए हैं, वह एक हल्का हो वह 50 हल्के हो, बात तो बराबर ही है। इस लिहाज से उन्होंने अपने एक हल्के का लेकिन वो PTI वाले कहते हैं कि नौशहरा का इलेक्शन जो ज़िमनी हुआ था वो हम हार गए। अगर हमने अपनी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करना होता तो जहां हमारी वहां पे भी हुकूमत है वहां पर भी करते, हमने यहाँ क्यों करना था? वो साबित हो गया ना। ये तो बाकायदा जवाब देने में इतने इनके अंदर अहलियत नहीं है। सूबाई खैबर पख्तूनख्वा की इंतजामिया अलहदा है, उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की, उन्होंने बाकायदा फ्री हैंड दे दिया, जो जिसकी कामयाबी होगी वो तस्लीम कर लिया। लेकिन यहाँ तो उन्होंने एक अना का मसला बनाते हुए एक ऐसी सीट जो मुस्लिम लीग नून की सीट थी
उस पर बिला वजह इन्होंने पूरी मशीनरी झोंक दी। और इसमें तो ये बाद में आगे चल के तो चीफ सेक्रेटरी, जो साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब है या साबिक IG पंजाब है, उनको भी बुलाया जाएगा कि ये आपकी मौजूदगी में किस तरह से वाकयात पेश हो गए। ये बड़ा स्टेप बाय स्टेप जाएगा, लेकिन ये मेरा ख्याल में ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए कि चूंकि वो फेयर इलेक्शन करने की हमेशा वो दाई रहे हैं और अब भी बातें करते हैं कि जी इलेक्शन है पाकिस्तान में बेशक शफाफ होना चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि बाकायदा वो डायरेक्ट एक्शन ले। इससे पहले के भी इलेक्शन, कंवर साहब मेरा सवाल ये है, इलेक्शन कमीशन इस पर क्या एक्शन ले सकता है? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन तो ये है कि इनको बाकायदा डायरेक्ट अपने इख्तियारात को भी इस्तेमाल करते हुए इनको सस्पेंड कर सकता है, बरतरफ कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। किसको? और दूसरा किसको? ये जो स्टाफ के जो लोग हैं जिन्होंने धांधली करवाई है, इन लोगों को डिप्टी कमिश्नर हो गया, आरओ हो गए, आरओ को उन्होंने अपना कर दिया, आरओ को तो आज उन्होंने सस्पेंड कर दिया उनको, दोनों अपने इलेक्शन कमीशन के DRO आरओ तो उनको सस्पेंड कर दिया तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, यानी घर से ही एहतसाब शुरू किया इन्होंने। इसी तरह ये इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा, फिलहाल जो हमारा इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसका सेक्शन 174 बड़ा वाज़ेह है, उसमें लिखा है जो करप्ट प्रैक्टिस में मुलव्वस पाए जाए उनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत मुकदमे दर्ज करने की इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं। तो इलेक्शन के पाकिस्तान जो है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सियालकोट को ये बाकायदा आदेश जारी करेगा कि इनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाए, और FIR दर्ज करने की मौदियत होगा, मुद्दा जो होगा, कंप्लेनेंट जो होगा, वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान होगा। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से तो आप कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन की आज रिपोर्ट आई है, ये वाजे एक इल्ज़ाम हम इसको नहीं कह सकते, ये एक नतीजा है तहरीक इंसाफ के बारे में कि इन्होंने एक मुनज़्ज़म धांधली की है डस्का NA-75 के इलेक्शंस में। ये इल्जाम नहीं, सबोताज, उन्होंने सबोताज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इलेक्शन के पाकिस्तान, उनका ये कठपुतली बनाए गए। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ चार्जशीट है ये इन्होंने सूबाई गवर्नमेंट के अफसरान जो मुलव्वस पाए गए उनके खिलाफ चार्जशीट कर दी है इनको। तो ये एक और रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कंवर साहब के हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मुनफरिद नंबर वाली डिस्पोजेबल ब्रेसलेट की शक्ल में एक ट्रैकिंग चिप दी जा सकती है, जिससे उसके मकाम के बारे में जाना जा सकता है और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात से बचा जा सकता है। मुस्तकबिल में ये ठीक है, ये उनका बड़ा अच्छा स्टेप है जो उन्होंने अपना किया, लेकिन आज की रिपोर्ट के बाद आइंदा इंतखाबात में कोई ब्यूरोक्रेसी, कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो डस्का की रिपोर्ट पर जो अगर इबरतनाक सजा दे दी गई तो कोई भी ऑफिसर जो है वो धांधली में मुलव्वस नहीं पाया जाएगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन शाद साहब मेरे साथ थे, मुझे टेलीफोन लाइन पर जॉइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अली नवाज़ अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज़ अवान साहब। अली नवाज़ साहब, बड़ी चार्जशीट है इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट NA-75 डस्का के इलेक्शन के हवाले से, कितनी डैमेजिंग है आप लोगों के लिए? कहा जा रहा है कि अंदर ताई शर्मिंदगी भी महसूस कर रही है हुकूमत कि ये जो रिपोर्ट आई है ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस है आप लोगों के लिए। अच्छा जी, रिपोर्ट आई है इलेक्शन की, इससे बहुत बड़ी रिपोर्ट आई थी जो आपको याद होगा, हमने धरना दिया था इलेक्शन रिगिंग के ऊपर। उसमें दो चीजें हुई, हमने 4 हल्के खोलने की बात की थी और चारों डिनाई कर दिया था उस वक्त की गवर्नमेंट ने, और फिर हमने पूरा प्रोसेस किया था, बैलेट्स खुलवाए थे और बैलेट्स उसकी फीसेस भरी थी, और आपको इफ यू रिमेंबर वो चारों हल्कों में धांधली पाई गई। नहीं, मैंने वो रिपोर्ट पूरी पढ़ी थी अली नवाज अवान साहब, उसमें कहीं धांधली का जिक्र नहीं था, उसमें बेज़ाब्तगियों का जिक्र था, इर्रेगुलरिटीज का जिक्र था जनाब, मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी थी वो। अगर आप मेरी बात कंप्लीट होने देंगे तो आपको समझ आ जाएगी बात। मैं अभी तक उस रिपोर्ट के ऊपर नहीं गया, मैं तो वो प्रोसेस की बात कर रहा हूँ जो प्रोसेस इलेक्शन कमीशन अलाउ करता है, और इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपने उनके ट्रिब्यूनल के सामने जाना है, अपने सबूत रखने हैं और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। 4 हल्कों का नाम दिया गया था, चारों हल्कों के अंदर धांधली पाई गई थी और 3 हल्कों के अंदर इलेक्शन रिकॉल हुआ था, एक पे स्टे हो गया था साद रफीक वाले, इफ यू रिमेंबर। उसके बाद वाली रिपोर्ट की आप बात कर रही हैं, जब 7 साल में एक्स बाद में चीफ जस्टिस भी बने थे, उन्होंने उसके ऊपर एक कमीशन बना था, फिर उन्होंने 72 पॉइंट्स के ऊपर ये कहा था कि ये पॉइंट वो है जिनके ऊपर अगर आप काम करें तो आइंदा वाले इलेक्शन बेहतर हो सकते हैं। हमारा मौकफ ये है, उस वक्त भी ये था और अब भी ये है कि आए बैठते हैं और इन इलेक्शन प्रोसेस को बेहतर करते हैं। 1970 के बाद से पाकिस्तान का कोई इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। इवन 2013 के 18 के
लेकिन आप लोगों की हुकूमत में होते हुए ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि आप लोगों की सारी ज़ाहिर सरकारी मशीनरी आप लोगों का होल्ड है, सारे अफसरान आप लोगों के मातहत है, पुलिस आप लोगों की है, तो ऐसी चार्जशीट आप लोगों पर लगनी नहीं चाहिए थी। एटलीस्ट आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। देखिए, इसीलिए पहली दफा ये हुआ है कि हमने तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, जब आपको कहा जाता था कि मैजिक इंक आएगी, फेल हो गई, फिर जरदारी साहब ने कहा आरओ का इलेक्शन है, नवाज शरीफ साहब ने कहा आरटीएस का इलेक्शन है, तो हमने कहा आए आगे बढ़ते हैं और इलेक्शन के प्रोसेस को फ्री एंड फेयर करते हैं। हमने सेनेट का जो इलेक्शन आया था उसके अंदर भी, अगर आपको याद हो, हमने शो ऑफ हैंड की बात की थी ताकि कोई मसाइल ना हो। पर जब बात उसकी आती है कि हमें क्लैरिटी लेके आनी है, सिस्टम को फ्री करना है, फेयर करना है, उस वक्त अपोजिशन हमेशा बैकआउट कर जाती है। इसीलिए इस वक्त हम जो लेजिस्लेशन आए इंशाल्लाह, इस रिपोर्ट को मानते हैं आप लोग? मैंने अभी रिपोर्ट पढ़ी नहीं है साथिया, पर मुझे जहाँ तक पता चला अभी तो अनसाइंड रिपोर्ट है। नहीं, ये दोपहर की बात है, दोपहर 2 बजे साइन रिपोर्ट आ गई थी। अच्छा, मैं सेशन में था, मैं अभी सेशन से निकला हूँ और मैं स्पीड गाड़ी ही ड्राइव कर रहा हूँ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आई डिडंट गो थ्रू द रिपोर्ट। जो मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें बहुत सारे चार्जेस लगाए और जो चार्जेस उसके ऊपर जो उन्होंने सजाए हैं मुख्तलिफ की है, जिन लोगों को चार्जशीट करने का कहा, जो भी लॉ कहता होगा वो तरीके से आपकी गवर्नमेंट से अबाइड। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी अली मान साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और इनके वज़रा से जब भी महंगाई के बारे में बात करें या उनसे सवाल करें बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, तो वो हमेशा ज़्यादा कारों की फ़रोख्त और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बढ़ते हुए कारोबार की मिसालें देना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये क्या, आज मुल्क के तमाम बड़े अखबारात में कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन ने मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि इसको ज़रा जूम करके दिखा दें। इस इश्तिहार के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म से अपनी इंडस्ट्री को बचाने की अपील की है, जिसमें लिखा है अपील कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। ईंटों की कीमतें हों, इसमें लिखा भी हुआ है कि कितने % ईंटों की कीमतें बढ़ गई हैं। सीमेंट हो, सरिया हो, एल्यूमिनियम हो, सब मार्च 2020 से अक्टूबर 2021 तक इनकी कीमतों में औसतन 70% तक इजाफा हो चुका है। जी हाँ, 70% तक, जिसकी वजह से न सिर्फ एक आम आदमी के लिए घर बनाने का ख्वाब ही रह गया है, बल्कि मुल्क का तामीराती शोबा भी अब तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। ये हुकूमत बड़े क्रेडिट ले रही थी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम पर है, अब बड़े हम उनको मराद दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद कहते रहे हैं कि ये इंडस्ट्री रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जिसे कोरोना के दौरान भी बंद रखने से मना किया गया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ 20 ऐसी छोटी बड़ी सनतें जुड़ी हैं जो कि चलती रहें तो मजदूर से लेकर एक बड़े बिल्डर तक सबके घर का चूल्हा जलता रहे। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक तामीराती सनत की मजमूई मकामी पैदावार जो है GDP का 2.5% बनती है और ये शोबा GDP में 380 अरब रुपए तक मुहैया करता है। जबकि माजी में तामीराती सेक्टर में उस वक्त तेज़ी देखी गई थी जब गुज़श्ता साल मुलाजमत के मौक़े पैदा करने और इक़्तिसादी सरगर्मियों में तेज़ी लाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तामीराती सनत के लिए एक बहुत बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें छोटे घरों की तामीर पर सब्सिडी, बैंकों से कर्ज लेने की सहूलियात, टैक्सेस में रिलीफ, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में फ़िक्स टैक्स रेट वगैरह जैसी ये तमाम सहूलियात दी गई थी। अब सवाल ये है कि बढ़ती हुई महंगाई में तामीराती शोबे को नुकसान से बचाने के लिए हुकूमत को क्या इक़दामात उठाना होंगे। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन पाकिस्तान कमाल नासिर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमाल साहब। कमाल साहब, बात यह है, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि हुकूमत से, हुकूमती लोगों से जब भी बात करें कि इतनी महंगाई है तो हमेशा ये कहते हैं कि देखें इतना सीमेंट फ़रोख्त हो गया, इतना सरिया फ़रोख्त हो गया, इतनी कारें जो है ना वो फ़रोख्त हो गई, हमारी तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, हम तो बड़ा ज़बरदस्त रिलीफ पैकेज दे रहे हैं, अब आम बंदे के लिए अपना घर बनाना ख्वाब नहीं रहेगा, ये हकीकत में जो है ना वो बदल जाएगा। लेकिन आज बड़ी हैरानगी हुई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरफ से ये इश्तिहार देख के। क्या मसाइल हैं आप लोगों के लिए?
जैसे अभी आपने अच्छा खासा ब्रीफ किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले 1 साल में काफ़ी मेहनत की है कि इस सेक्टर को उठाने के लिए, और उसमें अच्छी खासी ग्रोथ भी आ गई थी। मगर अनफॉर्चुनेटली चूँकि हमारे कोई भी सेक्टर रेगुलेट नहीं है तो जो सीमेंट के प्राइसेस है, स्टील के प्राइसेस है, और जो कंस्ट्रक्शन इनपुट्स हैं, सब के प्राइसेस स्काई हाई रॉकेट ऊपर चले गए, जिसको कहते हैं सुपर इन्फ्लेशन आ गया। अब इस सुपर इन्फ्लेशन की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट बुक हो चुके हैं, फिक्स हो चुके हैं, उन कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए अब काम करना नेक्स्ट टू नामुमकिन हो गया कि उस काम को जारी रख सकें। अब जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अपने काम जारी नहीं रखेंगे तो इससे जो जितनी भी अलाइड इंडस्ट्री है जिसके ऊपर हम समझ रहे थे कि हमारी ग्रोथ होगी, वो सारी की सारी स्टैंड स्टिल हो जाएगी। और सीमेंट का ही है, मैं मिसाल देता हूँ कि पिछले साल अक्टूबर 2020 और नाउ 2021 के दौरान इसकी नेगेटिव 20% सप्लाई इस अक्टूबर में कम हुई है। इसका मतलब है कि अभी रिवर्स की तरफ जाना शुरू हुआ है। हमारे जो असल में इशू है जिस चीज़ में हमने अपील गवर्नमेंट को किया, इस अक्टूबर में सप्लाई कम हुई है पिछले साल अक्टूबर 2020 के मुकाबले में। अच्छा, अब ये जो इशू है हमारा वो है कि वो जो कॉस्ट इन्फ्लेट कर गया, वो जो कॉस्ट कवर नहीं हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो कॉन्ट्रैक्ट सारे तकरीबन सारे रुक जाएंगे, बल्कि रुक गए। ये जो बिल्कुल लोअर लेवल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या जो मिडिल लेवल कॉन्ट्रैक्ट, वो तकरीबन स्टैंड स्टिल हो गए। और इसके एक सेकंड रिपरकशन ये हुआ कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स कोई रिस्क नहीं ले रहा, कोई बिड नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा कि महंगाई कहाँ जाके रुकेगी। तो लिहाजा कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी इसमें एक घर की कॉस्ट मिसाल के तौर पर 1 करोड़ थी, आज 1 करोड़ 70 लाख हो गई है। एग्जैक्टली मैं अगर जनरली मैं कह सकता हूँ, अगर पर स्क्वायर फुट वहाँ पे 4000 था तो इस वक्त ये 6000 से ऊपर हो गया। तो इसका मतलब 50% कॉस्ट कंस्ट्रक्शन का बढ़ गया है। यानी जो भी आप सीमेंट से अंदाजा लगा लेना, पिछले साल 480 का बैग था, आज 730 में है। बिल्कुल। अब ये जो है ना, जैसे कि गवर्नमेंट ने एक पूरा का पूरा एक कमीशन बिठाया था शुगर कार्टेल के ऊपर, तो सीमेंट भी एक कार्टेल है। गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं कर रहा, कोई इसकी कॉस्टिंग नहीं निकाल रहा कि ये प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, इनकी कॉस्टिंग क्या है, और उसका इफेक्ट डायरेक्टली जो है ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे आ रहा है। इस तरह कोई 720 का दे रहा है, कोई 730 का दे रहा है, कोई 690 का दे रहा है, हर कोई अपने प्राइस में दे रहा है, कोई रेगुलेट नहीं है प्राइस। नहीं, प्राइसेस जो है वो डेफिनेटली फैक्ट्री एक प्राइस पे देते हैं, उसके बाद आगे जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह है, हो सकता है कोई डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टॉक ज़्यादा, वो प्रॉफिट ना ले तो अपने प्रॉफिट छोड़ के बेच रहा हूँ, मगर जो फैक्ट्री का रेट है वो फिक्स है, वो उन्होंने ये अपने रेट फिक्स करके निकालते हैं, उसमें फ़र्क नहीं है इतना ज़्यादा। मगर अदरवाइज फ़र्क इतना पड़ गया। असल में हमारा जो इशू ये नहीं है कि ये सीमेंट क्यों महंगा है या सीमेंट क्यों सस्ता है, हमारा इशू ये है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में ये कवर नहीं हो रहे हैं। ये महंगाई जो है ना, जैसे हिस्टोरिकली 10%, 9%, 8% इन्फ्लेशन था, अचानक इन्फ्लेशन सुपर इन्फ्लेट कर गया। अब जो सुपर इन्फ्लेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट में कवर नहीं हो रहे हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्ट सारे रुकेंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट रुकेंगे तो इकोनॉमी रुकेगी, इंडस्ट्री रुकेगी, जो बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। कि जो पिछले साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं और अब इस महंगाई के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल खत्म, मतलब कि बंद हो गए हैं, प्रोजेक्ट रुक गए हैं। जैसे मेरे से रोजाना की बुनियाद पे हमारे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाले मीटिंग्स कर रहे हैं, तो जनरली जो बिलियन और 500 मिलियन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स है वो तकरीबन सारे रुक गए। अच्छा। और अगर नहीं रुके हैं तो इसलिए नहीं रुके हैं कि वो 2-3 दिन वाइंड अप के पोजीशन में वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट, जैसे हम गवर्नमेंट के साथ इन टच है, अपने डिपार्टमेंट के साथ इन टच है, मगर डिपार्टमेंट इसमें अपने आप को आजकल जैसे कि जनरली एक ट्रेंड है कि जिन्हें फिर हमें नैब क्या कहेगा या हम कैसे जवाब देंगे, तो कोई डिसीजन लेने के मूड में नहीं है। वो कहते हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट डिसीजन ले, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंस के प्रोजेक्ट्स के डिसीजन ले, और फेडरल गवर्नमेंट फेडरल जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके डिसीजन ले। गवर्नमेंट इस डिपार्टमेंट इस मूड में नहीं है कोई भी डिसीजन ले और इस इशू को एड्रेस करें। और अगर ये इशू एड्रेस नहीं हुआ तो जो जितने 1 साल मेहनत की है प्राइम मिनिस्टर में, वो सारा माइनस में चला जाएगा। तो हुकूमत ने जो घर बनाने के लिए एक लोन स्कीम भी शुरू कर रखी है, आसान शराइत पर हुकूमत इस हवाले से कर्जे भी दे रही है, घर बनाकर दे रहे हैं, तो उससे भी आप लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है?
वो तो ऐसा है ना कि जो घर जिस डेवलपर ने या बिल्डर ने या इवन गवर्नमेंट ने, जैसे भी गवर्नमेंट का है हाउसिंग अथॉरिटी है जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम को टेक केयर कर रहा है, तो इसी के कॉन्ट्रैक्टर कोई वीक बिफोर मेरे से मीटिंग की है, उन्होंने कहा कि हमारा कोई 2 बिलियन के करीब कॉन्ट्रैक्ट है, चंद सौ या चंद हज़ार, चंद सौ होते मेरे ख्याल में उनके अपार्टमेंट्स। वो कह रहे हैं मुझे सिर्फ स्टील में 600 मिलियन का लॉस हो रहा है, तो कह रहे हैं हमारे पास तो इतनी कैपेसिटी, इतनी हमारी कंपनी की वर्थ नहीं है, हालांकि 40 साल पुरानी कंपनी। कह रहे हैं हमें डेफिनेटली कंपनी बंद करनी पड़ेगी, अगर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया तो अपने सारी मशीनरी एसेट बेच के अपने लायबिलिटीज क्लियर करके हम घर बैठ जाएंगे। कि फिलफॉर जो मानी हमारी डिमांड ये है कि जो ये महंगाई आई, जो इस वक्त इफेक्ट आया इस महंगाई का, गवर्नमेंट हमारे साथ बैठ के और सारे स्टेक होल्डर्स को बिठा के इसका एग्जैक्ट निकाल सके कि इसका इफेक्ट क्या आ रहा है। और इफेक्ट के लिए डेफिनेटली जैसे मुशर्रफ रजीम एक SRO निकाला था गवर्नमेंट ने कि ईच कॉन्ट्रैक्ट पे इतने % इनको कंपनसेशन दिया जाए ताकि ये प्रोजेक्ट जो है ना, जो भी इसका लॉस या जो भी इसके पर इफेक्ट आए वो इफेक्ट कवर हो सके। तो हमारी डिमांड पहले यही है। दूसरी हमारी डिमांड ये नहीं सब्सिडी नहीं, जैसे कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट बुक किया है, मैंने गवर्नमेंट के साथ या किसी भी डिपार्टमेंट के साथ 500 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट बुक किया है, तो मैंने उस पर 10% या 8% प्रॉफिट रखा, उस पर महंगाई आ गई 70% या 60% या 85% आ गया। सही। अब ये 40% या 50% लॉस है। 500 के अगेंस्ट मैंने 200-300 अपने जेब से डाल के प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है सबके लिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पहले भी ज़बू अली का शिकार था। जो प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज दिया था उसमें हमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। वो पैकेज था बिल्डर्स के लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ तो आज तक ना प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की है ना पैकेज दिया है। एक मीटिंग हमने प्राइम मिनिस्टर के साथ किया था साल पहले, जिसमें हमने उनसे डिमांड किया था कि हमारे लिए आप CIDB कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड बना लें, जो हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रेगुलेट करे और ये जितने इश्यूज़ है उसको देखते रहें। प्राइम मिनिस्टर ने उसको उसी वक्त मंजूर कर लिया था। हमारे साथ असद उमर साहब थे मिनिस्टर प्लानिंग, और उनको कहा कि भाई आप ये जो है ना, इसको जो ये CIDB है इसको फ़ौरन एग्जीक्यूट करवाएं। साल हो गया, अभी प्रोसेस में ही है। तो हमारा तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का सिरे से कोई पैकेज नहीं है। सही। बिल्डर्स और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दो डिफरेंट मोड में काम करते हैं। कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, छोटे बड़े सारे। बिल्डर्स जो हैं वो बिल्डिंग और अपने प्राइवेट सेक्टर में वो अपने बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स और जो हाउसिंग है उसको केयर कर रहे हैं, जिसमें वो खुद इन्वेस्टर भी होते हैं। हमारा जो रोल है, हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। हमें गवर्नमेंट जॉब देते हैं, हम उस जॉब को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके अगेंस्ट पेमेंट मिलती है। सही। अब जो हमें प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, स्पेशली जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स है वो तो बिल्कुल उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो काम को जारी रख सकें। सही, मतलब वो जो पैकेज था वो बिल्डर्स के लिए था, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल नासिर खान साहब हमारे साथ थे, कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।